फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मैं तो साहिब बन गया। उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले और आंकड़ों के खेल में उद्धव ठाकरे को पटकनी देने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। अब से थोड़ी देर बाद एकनाथ शिंदे सीएम पद की शपथ लेंगे। पहले कयास लगाए जा रहे थे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फडणवीस ने खुद ऐलान किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे। इस बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया। उस गुट को 106 विधायकों का समर्थन दे दिया। मतलब छोटी पार्टी या छोटा गुट बड़ी पार्टी के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बना रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सीएम नहीं बनने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में कई जगहों पर नाराजगी भी है। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट में जबरदस्त जश्न और उत्साह है, क्योंकि उनके बागी विधायक और उनके समर्थक इस बार नाच गाकर इस बात का जश्न मना रहे हैं कि अब की बार एकनाथ शिंदे की सरकार, और यह ऐलान किसी और ने नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने किया है। तो देवेंद्र फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री। ये रिपोर्ट देखिए। फिर संबित पात्रा, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ेंगी, और इससे पहले कि हम टक्कर करें ये रिपोर्ट। श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की। एकनाथ शिंदे कभी उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हुआ करते थे। फिर उन्होंने उद्धव के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। आंकड़ों के खेल में उद्धव ठाकरे को मात दी, उद्धव को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, और अब उस कुर्सी को संभालने जा रहे हैं जिस पर कल तक उद्धव ठाकरे का कब्जा था। मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है। एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे से बगावत की तो सबने इसे बीजेपी का गेम प्लान बताया, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि गेम प्लान ऐसा होगा। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया। फिर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायक दल के नेता के तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश किया, और महाराष्ट्र के 106 विधायकों वाली बीजेपी ने समर्थन की चिट्ठी सौंपी। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एजेंडा हिंदुत्व का था, लेकिन पाला बदलने के बाद उद्धव का हिंदुत्व सेक्युलर हो गया। एकनाथ शिंदे भी उसी गंगा में हाथ धोते रहे, लेकिन 2.5 साल बाद उन्हें फिर से हिंदुत्व की याद आई, बाला साहब वाले हिंदुत्व की। उन्होंने उद्धव को भी इस हिंदुत्व की याद दिलाई और बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए। बाला साहब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की, और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी ने पहले से ये तय कर रखा था कि कम विधायकों वाले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना है? क्या बीजेपी ने पहले से तय कर रखा था कि अगर एकनाथ शिंदे साथ आएंगे तो उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा? महाराष्ट्र की जनता और पूरे लोग चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री फिर बन रहे हैं, उसमें निराशा तो हुई है। बिल्कुल, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस को एज अ सीएम देखना चाहती थी, और सबको आश्चर्य था कि देवेंद्र जी सीएम बनेंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी स्क्रिप्ट में बीजेपी ने ट्विस्ट तब दिया जब उद्धव ठाकरे ने इमोशनल भाषण दिया और खुद से कार ड्राइव करके राजभवन तक पहुंच गए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के। संबित जी, क्या है ये, त्याग है या ठाकरे परिवार से बदला है? देखिए अंजना जी, आज अगर सही मायने में पूछा जाए कि क्या है ये, तो मैं कहूंगा 3 C की कहानी है। करेक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन और करप्शन। करेक्शन अर्थात क्या करेक्ट हुआ इसमें? 2019 में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूटी अलायंस के माध्यम से चुनाव लड़े थे, 106 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 56 सीट शिवसेना को, 54 और 54 सीट्स एनसीपी को और कांग्रेस को 44 सीट। जिस प्रकार से जनता के मैंडेट के साथ धोखा दिया गया था, उसका आज करेक्शन हुआ है। नंबर 1, ये फर्स्ट C है। दूसरा है कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो तिपहिया गाड़ी चल रही थी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजी की महाराष्ट्र में, रोज उसका खामियाजा, उसका भुगतान जनता को करना पड़ता था। कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग आइडियोलॉजी थी, विचारधारा एनसीपी की अलग थी, और शिवसेना अपने आप को पहले हिंदुत्व हिंदुत्व कहती थी, धीरे धीरे उसने हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को भी छोड़ दिया। तो बिना आइडियोलॉजी की ये तिपहिया गाड़ी चल रही थी, इसको कॉन्ट्राडिक्शन की गाड़ी, आज ये कॉन्ट्राडिक्शन की गाड़ी रुक गई है। और जो तीसरी C और बहुत महत्वपूर्ण C, वो था करप्शन का C। अर्थात ये कांग्रेस पार्टी को लगता था हमें तो बैठे बैठे मौका मिल गया, हमको तो एटीएम का एक कार्ड मिल गया है। इनको 44 विधायक जीत करके मिलना जुलना कुछ नहीं था, मगर एटीएम का कार्ड इनके हाथ में आ गया। ये एटीएम का कार्ड डाले, पैसा निकालिए, एटीएम का कार्ड डाले, पैसा निकाले। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अरे मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल सही बोल रहा हूं। 40 के 40 दूध के धुले हैं, ये सारे 40 के 40 दूध के धुले हैं सर। चलिए मैं जवाब देता हूं ना। ये दूध के धुले हैं, दूध के धुले नहीं है। ये 2019 में जनता जनार्दन ने इनको चुन के भेजा। क्यों चुन के भेजा? क्योंकि जनता जनार्दन को यूटी के अलायंस पर विश्वास था। उस समय जनता जनार्दन ने, मोदी जी ने भाषण किया था, उसमें मोदी जी के बगल में शिवसेना के नेता बैठते थे। इस अलायंस को जनता ने वोट किया था। कांग्रेस और एनसीपी को जनता ने सरकार नहीं सौंपा था। इस कारण से ये दूध के धुले हैं या नहीं है, ये जनता तय करेगी। मगर आप बताइए, इनके मंत्री, ये तो हमने इनको जेल नहीं भेजा। जहां तक इनके मंत्रियों का, मल्लिक जी का जेल जाना, अनिल परब जी के ऊपर जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये तो खुद इनकी सरकार है। जैसे कमिश्नर पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से केसेस हुए हैं, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो महाविकास अघाड़ी जिसका नाम था, जो वसूली अघाड़ी के नाम से जाना जाने लगा, आज वो गाड़ी, ये जो 3C की कॉन्ट्राडिक्शन, करेक्शन और करप्शन, ये कहानी मेन है। और अंत में मैं आपका एक सवाल का जवाब देता हूं। आपने पूछा अंजना जी, कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ा? उद्धव ठाकरे जी गाड़ी में गए, ऐसा भाषण दिया, वैसा भाषण दिया, उसके इमोशन में आके बीजेपी ने ऐसा कुछ कर दिया? बिल्कुल नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है, मैंने आज तक फेसबुक सीएम नहीं देखा था कि सारा भाषण फेसबुक पे हो रहा है। अरे आपको मौका मिला था, आपको भाषण करना था, आपको इमोशंस के साथ लोगों को आपको बताना था, तो ये सब कुछ आप असेंबली के फ्लोर पे कर सकते थे। मगर पहली बार मैंने ऐसा सीएम देखा जिन्होंने फेसबुक के ऊपर ही सब कुछ कर दिया। आप बताइए, लोकतंत्र फेसबुक पे चलता है या लोकतंत्र असेंबली में चलता है? लोकतंत्र फेसबुक लाइव में नहीं चलता है, लोकतंत्र असेंबली में चलता है। और जनता से जो भी अपील करना हो किसी भी नेता को, फेसबुक लाइव पे नहीं होता है। उस नेता को लोकसभा के मंदिर, या तो संसद में या तो असेंबली में खड़े होकर जनता को संबोधित करना होता है। इसलिए आज जो हुआ है, ये महाराष्ट्र की जीत हुई है। सोशल मीडिया पर इस्तीफा देने वाले सुप्रिया श्रीनेत पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र वसूली अघाड़ी, वो कह रहे हैं वसूली अघाड़ी से जनता को मुक्ति मिली है। सत्ता के लिए बीजेपी 2.5 साल ना आए, इसलिए आपके साथ गठबंधन किया, मैंडेट से धोखा किया। आज ये कैसे आप साबित करेंगी कि बीजेपी थी इसके पीछे? कुर्सी चाहिए होते तो फडणवीस मुख्यमंत्री बनते। सुप्रिया जी, सबसे पहले तो जनता को मूर्ख समझना भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। 11 दिन का खेल और कठपुतलियां चल रही थी दिल्ली से। सूरत, गोवा, असम, बाढ़ का कोई फिक्र ही नहीं है, लोग बेचारे मर रहे, कोई फिक्र नहीं है।
ये ऑपरेशन लोटस चल रहा था दिल्ली से, जनता को मूर्ख समझना सबसे पहले छोड़ दीजिए। ये बनेंगे लोकतंत्र के प्रहरी। लोकतंत्र कहां था गोवा में, लोकतंत्र कहां था मध्य प्रदेश में, लोकतंत्र कहां था कर्नाटक में, लोकतंत्र कहां था नागालैंड में, लोकतंत्र कहां था मेघालय में। एक लंबी फहरिस्त है जहां पर लोकतंत्र का चीरहरण, उसकी दिन दहाड़े हत्या करी भारतीय जनता पार्टी ने। 103 सीटें आई थी, तो 103 तो 145 के पास नहीं है जो हाफ वे मार्क है, तो मैंडेट तो नहीं मिला था, पहली चीज। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहती हूं और आपके माध्यम से एक सजेशन देना चाहती हूं। सर्फ को एक नया एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए और उस एड में मोदी जी, अमित शाह जी, फडणवीस जी और थोड़ा सा एक छोटा रोल भाजपा के इन प्रवक्ता महोदय को भी देना चाहिए। दाग धुल गए हैं, सब गंगा नहा आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, जिस धड़ को अभी आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, उनके 6 से 7 लोगों के खिलाफ ईडी चल रही है। ये ईडी की सरकार बनने जा रही है और बताऊं क्यों। सचिन जोशी हो, प्रताप सरनाइक हो, यशवंत जाधव हो, खुद शिंदे जी, उन सबके खिलाफ आपने केसेस खोले हुए थे। तो अब ये दाग धब्बे धुल गए हैं या अभी भी इनके खिलाफ ईडी चलती रहेगी? नारायण राणे के खिलाफ जैसे ईडी थी, जब भाजपा में शामिल हो गए तो गंगा ना आए। तो करप्शन करप्शन चिल्लाना नहीं होता है। ये सब उस सरकार में मंत्री थे, तो इन लोग का क्या होगा? ईडी चलेगी या ईडी नहीं चलेगी? देखिए ऐसा है ना, मुख्यमंत्री पद नहीं लिया ना, जब सोनिया गांधी ने एक सेकंड सोनिया गांधी ने कुर्सी नहीं ली तो आप लोगों ने कहा था त्याग की मूर्ति बनी है। आज वो त्याग आप लोग भूल गए जब देवेंद्र फडणवीस ने कुर्सी शिंदे को दे दी। मुझे देवेंद्र फडणवीस जी पे थोड़ा सा तरस आता है। बेचारे कल लड्डू खा रहे थे, आज उनके मुंह से लड्डू छीन लिया गया। वो छोड़िए, उस बात को छोड़िए। मैं दूसरी बात एक आपके माध्यम से आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। ये लोग आइडियोलॉजी की बात करेंगे, कभी पीडीपी के साथ, कभी उनको गुपकर गैंग बता दो। इन लोग की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। भाजपा की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आइडियोलॉजी है किसी भी कीमत पर, पैसे के बल पर, और ऐसा पैसा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ऐसे पैसे के से नीलाम कर रही है कि इन बेचारी की वित्त मंत्री हॉर्स रेसिंग की जगह हॉर्स ट्रेडिंग कह जाती हैं, क्योंकि फ्रॉइडियन स्लिप है, जो दिल में था वो जुबान पे आ जाता है, कहती है हॉर्स ट्रेडिंग पे जीएसटी लगेगा। तो भैया अमित शाह जी को थोड़ा सावधान होना चाहिए। उनकी वित्त मंत्री हॉर्स ट्रेडिंग जो वो करते हैं उस पर भी जीएसटी लगाने की बात करती है। फ्रॉइडियन स्लिप था, दिल की बात जुबान पर आ गई। अंततोगत्वा सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहती हूं, आपके पास ज्यादा नंबर है, आप क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आप इस धड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो जेडीयू हो। इनको आपने अपनी कठपुतलियां बना लिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है, और वही काम आप शिंदे जी के साथ करने जा रहे हैं। गुड लक टू हिम एंड गुड लक टू सम ऑफ हिज पीपल हु स्टिल फेस द ईडी। सवाल यह है कि आज क्या जो ईडी की बनती सरकार है उसमें ईडी अगले 2 हफ्ते बाद चुपचाप बैठ जाएगी? संबित जी है अपने आप। संबित जी, ईडी का प्रताप है और वैसे भी आपके पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें सब धुल जाते हैं, गंगा नहा लेते हैं। बेचारे अब कांग्रेस वाले, इसमें भी वो राहुल गांधी का चल रहा है ना ईडी में, नेशनल हेराल्ड स्कीम में, जिसमें उन्होंने वो 2000 करोड़ का घपला किया था। तो बेचारे इसी का अभी गाना गा रहे हैं यहाँ, ईडी ईडी ईडी। अब बेचारे ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे बताइए? मुफ्त का एटीएम कार्ड मिला था, छीन गया है एटीएम कार्ड। अब ये राहुल गांधी जो थाईलैंड बैंकॉक जाते थे, कम हो जाएगा एक आध ट्रिप, तो गुस्सा तो होंगे। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है इतना जोर जोर से कैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं। अंजना जी 40 सीट लेके आए थे, बात करी जाएगी तो मैं लगातार बीच में बोलूंगी। अंजना जी जरा इनके आवाज को कम करिए। अंजना जी ये सब क्या है? बोलने नहीं दूंगी, ये मैं आपके मुंह पर कह दे रही हूँ। लेकिन विदेशी दौरे का जिक्र करना कैसे अनपार्लियामेंट्री हो गया? एक सेकेंड सुप्रिया जी, उनके विदेशी दौरे का जिक्र करना अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? यू रियलाइज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से? अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसा क्या करते हैं? विदेशी दौरे का जिक्र आप भी तो करती है प्रधानमंत्री का। यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करा रहे हैं जो, ठीक है तो उनको जवाब देने दीजिए ना। वो सिर्फ उनके विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। अगर एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री होगा तो सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। कम करिए अंजना जी, पूरे समय ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगी। क्या विचार है शिवसेना के बारे में? ठीक है, सबको पता है। ठीक है, जवाब सुनिए सुप्रिया जी। अगर एक भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड होगा तो मैं बोलूंगी। बारे में वो शिवसेना डील करेगी। वो अंजना जी पहले तो अंजना जी देखिए, एक सभ्य डिबेट हो रहा है, ये इस प्रकार से हेडमास्टर की तरह बिहेव करना बंद किया जाए। अंजना जी, मैंने 3-4 मिनट सुना। आप सभ्य डिबेट करने के लायक हैं। सुप्रिया जी प्लीज इसको पर्सनल मत बनाइए, प्लीज
प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज। ये लड़ाई झगड़ा क्या है? शांति से। टॉपिक पे विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। ये पूरा ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपसे। सुप्रिया जी, मेरा वादा है, मैं जवाब लूंगी। रुक जाइए सुप्रिया जी, प्लीज, मैं जवाब लूंगी आपसे, प्लीज। मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। सुप्रिया जी, मेरा भी वादा है आपसे, प्लीज। मेरे नहीं देंगी। सुप्रिया जी, आपत्तिजनक इतनी खींच सीख। सुप्रिया जी, प्लीज। यू आर एन एंकर, आई एम नॉट। प्लीज अरे मत सुनना है तो उठ के चले जाइए। यही मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने मोदी और अमित शाह के खिलाफ कभी नहीं बोला है। मैंने आपको बोलने दिया है। लीव द डिबेट प्लीज, प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज। डिबेट पे मैंने क्या बोला? सुप्रिया जी, डिबेट में मैंने क्या बोला? अरे अंजना जी, चलिए संबित जी को दिखाई मेरे साथ। सुप्रिया जी, शुरू प्लीज, करी। प्लीज। आपत्तिजनक बातें संबित जी को दिखाई मेरे साथ। संबित जी, बात पूरी कीजिए। आपत्तिजनक मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगी, मैं कह रही हूँ। दिस इज नॉट राइट। नहीं, अगर वो विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं है। अगर आपको बोलना होगा आप जवाब दीजिएगा, मैं फौरन इसके बाद आपके पास आऊंगी, लेकिन बहस होने दीजिए। संबित जी, देखिए अंजना जी, सरकार क्यों गिरती है और कांग्रेस पार्टी की जो आज हालत है और शिवसेना की भी जो आज हालत हुई है, ये क्यों हुई है? उद्धव ठाकरे जी की, संजय राउत जी की, ये उनके प्रवक्ताओं के व्यवहार से ही मालूम पड़ जाता है। अब देखिए, आज कम से कम इस प्रकार से घमंड जिस प्रकार से इनका बढ़ता जा रहा है नहीं हाथ में, न 3 में न 13 में है, मगर इस प्रकार चिल्लाते, आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक, आई विल स्टॉप एवरीथिंग। मैं एकदम प्लानिटरी सिस्टम को, ठीक है, नहीं, मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूं। ये घमंड जो था शिवसेना का और ये कांग्रेस का, लेकिन प्रभु संबित जी, प्रभु एक सेकंड समझाइए ना जरा। ये जो ली मेरिडियन सूरत, मैं सब ये जो रेडिसन ब्लू गुवाहाटी, ये जो ताज पणजी, ये सब कौन करा रहा था? ठीक है सर, सुनिए। देखिए अंजना जी, आप सोच के देखिए, आप भी जानती हैं अंजना जी, ये शिवसेना के अंदर जो उस समय का शिवसेना था, उसके अंदर ये शिंदे जी ने भी कहा है और बाकी जो बागी एमएलए उनके रहे हैं शिवसेना के, उन्होंने खुद कहा है कि हमें दुख हो रहा है। हम कोई ठाकरे जी के खिलाफ नहीं है, मगर जिस शिवसेना की परिकल्पना बाला साहेब ठाकरे ने किया था, मगर उद्धव जी ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, आप बुरा मत मानिए, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूं, मगर हकीकत यह है, महाराष्ट्र एक बहुत सशक्त राज्य है। ये पेज 3 की सरकार वहां नहीं चल सकती है। और मैं यहां आपको बता रहा हूं, वहां जो आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी दोनों बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आदित्य ठाकरे वॉज द राहुल गांधी ऑफ शिवसेना, और संजय राउत जो है, इन सब ने मिलकर जो खिचड़ी पकाई, आज उनको भुगतना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल हकीकत बता, और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है कि जनता को, बस वो खत्म करें। नो यू डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन है। पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एक आध, सब डिबेट में कम इन, सरकार में गोइंग, यहाँ कम इन। रुकिए, शांति से सुनिए पहले मेरी बात, हल्ला गुल्ला मत मचाइए। ये जो अहंकारी नंबर 1 है ना, आपके कारण तो आधा वोट तो आपका कटता है। आप चुप रहिए। देखिए अंजना जी, पहले तो इन्होंने कहा जनता को मूर्ख मत समझिए। हम जनता को मूर्ख नहीं समझते हैं, किसको मूर्ख समझना है हम जानते हैं, और कौन मूर्ख है ये भी हम जानते हैं, और उस जनता कभी मूर्ख नहीं हो सकती। ये जो लोग मूर्ख हैं और जिनको लगता है कि वो सत्ता चला सकते हैं, जिनको लगता है वो डिक्टेशन कर सकते हैं, उनको भुगतना। अरे मैंने कहा कौन लोग मूर्ख है, तो इनको क्यों लगता है कि इन्हीं के नेता को कह रहा हूं? ये क्यों नाराज हो जा रही है? बीच में किसी ने नहीं बोला था सुप्रिया जी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आप दूसरों के बीच में बोल रही हैं। मैं वादा कर रही हूं, मैं आपको मौका दूंगी इसके बाद। प्लीज बारी बारी से बहस होने दीजिए। नहीं, उनको पूरा करने दीजिए, ये मैं तय करूंगी। सुप्रिया जी प्लीज, संबित जी बात पूरी कीजिए प्लीज। सुप्रिया जी, देखिए अंजना जी, यहां गोवा का जिक्र हुआ। आप अंजना जी, आप याद होगा गोवा के समय हमने डिबेट किया था, गोवा के पहले, इससे पहले वाले विधानसभा के समय। इनके नेता दिग्विजय सिंह जी समुंदर के किनारे मछली खा रहे थे, ये न्यूज आप लोगों ने दिखाया, और वहां सरकार बन गई। आपको क्या लगता है ये देश ऐसे ही चलता है? अगर अवेयरनेस नहीं है, चौकन्नापन नहीं है, समर्पण नहीं है, आपको लगता है सरकारें चलती हैं? और अभी देवेंद्र फडणवीस जी के विषय में कांग्रेस की प्रवक्ता को दया आ रही थी। मैं आपको बताता हूं दया किस पे आनी चाहिए। दया सचिन पायलट पे आनी चाहिए। जब अशोक गहलोत कहते हैं ये तो निकम्मा है, ये तो नकारा है, और सचिन पायलट निकल कर कहते हैं कि अशोक गहलोत जी आप मुझे निकम्मा नकारा क्यों बोलते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी की महानता को देखिए, हमारे लीडर्स की महानता को देखिए।
हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम बने, सर्बानंद सोनोवाल जी मुस्कुराते हुए हेमंत बिश्व शर्मा असम के सीएम बने। एक दिन लड़ाई हुई। आज देवेंद्र फडणवीस जी ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया कि शिंदे जी सीएम बनेंगे। यह है फर्क, यह है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फर्क। ऐसा दृश्य कभी आप कांग्रेस पार्टी में सोच सकती हैं कि मुस्कुरा करके दिग्विजय सिंह जी कहेंगे कि कमलनाथ जी सीएम बन जाए, मुस्कुरा करके अशोक गहलोत कहेंगे कि सचिन पायलट सीएम बन जाए? ऐसा हो नहीं सकता है। और यहां पर इतनी जोर जोर से चिल्लाकर यह अहंकार की भाषा। मैं आज कहता हूं, इन लोगों ने इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर किया। अभी एक मूवी एक्ट्रेस को 40 दिनों के लिए जेल में बंद रखा, हजारों लोगों के खिलाफ एफआईआर किया, लोगों के घर तोड़ करके लोगों को कहा कि उखाड़ दिया। आज इनका घमंड उखड़ा है, आज इनका घमंड टूटा है। और याद रखिए, घमंड तो रावण का भी टूटा था। कभी घमंड को महादेव पसंद नहीं करते। ठीक है सुप्रिया जी, एक दिन में 3 फैसले, और वो भी इस संकट के बीच में। कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस कह रही है पुणे को जीजाऊ नगर कीजिए, औरंगाबाद को धाराशिव कीजिए, अब माफ कीजिए औरंगाबाद को आप संभाजी नगर कीजिए और उस्मानाबाद को धाराशिव कीजिए। ये हिंदुत्व का ही मुद्दा था ना। आप लोग बीजेपी पर मरते रहे, ये एहसास उद्धव ठाकरे को भी हुआ, लेकिन जाते जाते हुआ। सुप्रिया जी, जिस गठबंधन ने सरकार बनाया वही उनके पतन की वजह बना क्या? नहीं, अब आप 1 मिनट रुकिए। जैसे 4.5 मिनट आपने उनको बोलने दिया, जो वो वक्तव्य देश के नाम संदेश कर रहे थे, मैं भी बोलूंगी। ये फेसबुक की बात कर रहे थे, इसका खैर जवाब शिवसेना वाले प्रवक्ता यहाँ पर देंगे। हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो देश टीवी पर आकर चलाते हैं। बीच में अब मत बोलिए। हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो 8 बजे आकर एक तुगलकी फरमान करते हैं और पूरा देश स्टैंड स्टिल पे आ जाता है, जो कहते हैं लॉकडाउन लग जाएगा 4 घंटे के अंदर, जो नोटबंदी कर देते हैं 4 घंटे के अंदर, और लोग सड़कों पे आके, कितने लोगों की मौत हुई, कितने व्यवसाय बंद हो गए, कितने लोग बेरोजगार हुए। चिलमिलाती धूप में सैकड़ों हजारों किलोमीटर लोगों को चलवा दिया तुगलकी फरमान दूसरा कर कर। हमने तो टीवी पर प्रधानमंत्री को शासन चलाते हुए देखा है, तो फेसबुक पर रेजिग्नेशन कौन सी बड़ी बात है? हमने तो टीवी जीवी देखे। 3 शहरों के नाम। लोकतंत्र का मैंडेट आपसे बड़े सर्वसम्मान के साथ पूछना चाहती हूँ। 1 मिनट अंजना जी, सर्वसम्मान के साथ, जब सुबह 5:30 बजे लपक कर शपथ ले ली थी अजीत पवार जी के साथ, तब कौन सा लोकतंत्र का मैंडेट फॉलो कर रहे थे भैया देवेंद्र फडणवीस? ये पूरा देश जानना चाहता है। और ये कह रहे हैं कि बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हंसते मुस्कुराते तो राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी भी हैं। हंसती मुस्कुराती तो बेचारे पुनिया जी और शेखावत जी और वसुंधरा राजे जी भी हैं। खंजर निकले हुए वो अलग बात है। तो हमें मत बताइए कौन कितना हंस मुस्कुरा रहा है। उनका कातिली, उनका मुंसफ है, तो बेचारे क्या कहेंगे? हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। असली बात यह है कि जब असम बाढ़ से ग्रस्त था, तब चीफ मिनिस्टर होटल में जाके पूछते थे सब्जी क्या पक रही है यहाँ के विधायकों के लिए। तब चीफ मिनिस्टर बोली लगाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। बजाय बाढ़ का हवाला लिया जाए, बाढ़ का अंदेशा देखा जाए, चीफ मिनिस्टर इसमें मग्न थे। सूरत से लेके असम से लेके गोवा भारत दर्शन करा रहे थे आप शिंदे जी के ग्रुप का, और कह रहे हमारा जी कोई हाथ ही नहीं था। मैं कह तो रही हूं फिर से, सर्फ को एक नया एड बनाना चाहिए, इनको भी उसमें भूमिका देनी चाहिए। कॉमेडी वाली भूमिका ये अच्छी निभा लेंगे। मैं दोबारा से आपके दर्शकों के सामने ये जरूर कहना चाहती हूँ। बाकी बड़ी भूमिका अमित शाह जी और मोदी जी निभा लेंगे, छोटा पार्ट फडणवीस जी को भी मिल जाएगा। कॉमेडी वाली भूमिका ये बहुत। सुप्रिया जी, मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला जो मैंने प्रश्न पूछा था। आप लोग योगी आदित्यनाथ को घेरते थे, और आप शहर के नाम क्यों बदल रहे हैं? शहर के नाम बदलने से क्या हो जाएगा? लेकिन ये कैसी मजबूरी थी कि बीते दिन कैबिनेट की बैठक में संकट के बीच नए मंत्रियों के साथ 3 शहरों के नाम बदलने लगे? आप सबको समझ में आ गया कि ये क्यों करना जरूरी है अगर हिंदुत्व को जिंदा रखना है और बीजेपी को किसी न किसी तरीके से टारगेट करना है। सुप्रिया जी, 3 शहरों के नाम नहीं, इसके बारे में मैं आपको जवाब दे देती हूं। ये नाम जो था, ये पहले ही शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार ने बदला था। देशमुख जी ने तो आके उसको दोबारा से वो किया था। और आपकी जानकारी के लिए, आपके व्यूअर्स की और भाजपा के प्रवक्ता की जानकारी के लिए, जो इतना अहंकार से बोलते हैं, सत्ता के लिए इतना नंगा नाच करने को ये लोग तैयार हैं, गोवलकर जी इनके आराध्य थे। उन्होंने सांबा जी के बारे में क्या लिखा है, वो या तो ये गलत कहे, उसको निंदा करें गोवलकर जी की, या उसकी असलियत करें। उन्होंने सांबा जी के बारे में जो घृणित बातें लिखी हैं,
वो मुझे लगता है कोई भी मराठा शायद सुनना पसंद नहीं करेगा। इनके आराध्य थे गोवलकर जी, उन्होंने सेनापति की बहन के लिए क्या कहा है, पीने की दिक्कतों के बारे में क्या क्या पूछे, शहरों के नाम बदलना सही है। गोवलकर जी ने क्यों ऐसा लिखा? सिंपल क्वेश्चन मैं पूछूंगी उनसे, गोलवलकर ने क्यों लिखा मैं पूछूंगी, गोलवलकर ने क्यों लिखा मैं पूछूंगी। शहरों के नाम बदलना अच्छा काम है, हाँ या ना? नहीं, मुझे नहीं लगता अच्छा काम है, मुझे नहीं लगता अच्छा काम। देखिए कैबिनेट की बैठक में बीते दिन ले लिया, इतिहास बदलकर आप बड़े नहीं होंगे। और थोड़ी ही देर बाद शपथ होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और थोड़ी ही देर में भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल है वो शपथ ग्रहण कराएंगे। उसकी पूरी तैयारी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से एक जवाब दीजिए क्योंकि मुझे दुबे जी और ब्रिजमोहन जी के पास भी जाना है। संबित जी वो कह रही है गोलवलकर जी ने संभाजी के बारे में क्या कहा था, आप अपनी आइडियोलॉजी भूल जाते हैं सत्ता के लिए, और यह सवाल उठ रहा है महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए अंजना जी, मैं एक बात समझ नहीं पाया, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी बहन कांग्रेस पार्टी से मेरे पे बहुत नाराज हो गई जब मैंने कहा कि आदित्य ठाकरे इज द राहुल गांधी ऑफ शिवसेना। अरे हमारे नेता के बारे में ऐसा बोला, ये सब ठीक नहीं है, मैं देख लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों, किसमें कमी है? राहुल गांधी में कमी है या आदित्य ठाकरे में कमी है? देखिए फिर ये नाराज हो गई, फिर नाराज हो गई। मतलब अगर मैंने कहा कि मैंने अगर कह दिया कि आदित्य ठाकरे इज द राहुल गांधी ऑफ शिवसेना, तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मतलब आप क्या सोचती हैं कि राहुल गांधी में कमी है या आदित्य ठाकरे में कमी है? कमी किसमें है जो इसमें इतना नाराज होने वाला विषय है? मैं तो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा हूं कि दोनों इतने मजबूत नेता होने के बावजूद भी आज परिस्थिति हुई। आपकी जानकारी के लिए इधर इसमें बदतमीजी क्या है? अरे इसमें बदतमीजी क्या है? मैं तो इतने प्यार से बोल रहा हूं कि राहुल आदित्य ठाकरे इज दी राहुल गांधी ऑफ शिवसेना, कितने प्यार से बोल रहा हूं, इसमें बदतमीजी क्या है? और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण नहीं मैं कुछ ही देर में शपथ। रुकिए इतना नहीं, कोई नहीं, कोई आप कैसे जाए, आप चिंता मत करिए, मेरा प्यार कितना चलता है, शांति से सुनिए। गोलवलकर पे कैसे बोलूं ये बीच में? गोलवलकर सुनिए ना ठीक है। अरे अंजना जी, ये फ्रस्ट्रेशन की गगरी को तो बंद करिए। इस फ्रस्ट्रेशन की गगरी में से कितना छलकेगा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा बंद करिए, गगरी के लीड लगाइए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए अंजना जी, सावरकर को लेकर राहुल गांधी जी हर दूसरे दिन जिस प्रकार से बोलते थे, वीर सावरकर को लेकर कायर है। वीर सावरकर मैं नहीं हूं, मैं तो राहुल गांधी हूं। वीर सावरकर को ये कांग्रेसी गाली देते थे। आज मराठियों ने इन कांग्रेसियों को आईना दिखाया है। आज मराठियों ने इन कांग्रेसियों को आईना दिखाया है। ये सावरकर को रोज सुबह उठ के गाली देते थे कि सावरकर कायर है, सावरकर आई एम नॉट सॉरी, सावरकर ऐसा, सावरकर वैसा। 24 घंटे ये मां बेटे सावरकर को गाली देते थे। आज मराठियों ने कांग्रेस पार्टी को दिखाया है आईना कि तुम मराठियों को गाली दोगे। ये लो, एटीएम कार्ड छिन गया इनका, ये अभी इसी प्रकार परेशान रहेंगे। अभी तो इनका और जलील होना बाकी है, ये कांग्रेस पार्टी का और जलील होना बाकी है। अभी ये शुरुआत हुआ है, अभी और जलील होना बाकी है इस कांग्रेस पार्टी को। ये पूरा कांग्रेस मुक्त भारत होंगे, देखना ही। उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही? दुबे जी बताइए। अरे आप चिंता मत करो, अभी एंटोनो माइनो के बारे में चिंता करो आप। दुबे जी, ये बार बार बीजेपी पूछ रही है कि जिन सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी बोलते रहे और आप लोग भी सावरकर और उनको आराध्य मानते हैं, ऐसे में ये स्थिति क्यों कि कांग्रेस के साथ आपने धोखा? ओरिजिनल जो हुआ वो 2019 में हुआ, जब आप चुनाव लड़े बीजेपी के साथ, वोट आपको उनके नाम पर मिले और आपने सरकार बना ली एनसीपी शिवसेना के साथ। हाँ अंजना जी, वीर सावरकर जी को धोखा देने वाले महात्मा संबित पात्रा जी की पार्टी है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, सावरकर मतलब सूर्य, सावरकर मतलब तेज, सावरकर मतलब आस, सावरकर मतलब विश्वास। 8 साल हो गया केंद्र में सत्ता में। आपको पता है राहुल गांधी की क्या सोच है सावरकर पर? संबित भाई भारत रत्न कब देंगे? अंजना जी, आनंद जी, आप जवाब दीजिए। अंजना जी आप जवाब दीजिए। आप तो आनंद के साथ जवाब देते हैं, गुस्से में क्यों आ रहे हैं? कब देंगे भारत रत्न, कब देंगे? ठीक है मैं पूछूंगी उनसे, लेकिन मुझे बताइए राहुल गांधी की क्या सोच है सावरकर पर? प्रवक्ता कांग्रेस की बैठी, उनसे पूछिए। नहीं आपको पता नहीं, आप सरकार चला रहे थे 2.5 साल से। उनसे पूछिए। नहीं, सरकार चलाना अलग और किसी व्यक्ति की विशेष राय अलग होगी। आप पूछिए प्रवक्ता से। भोलापन तेरा भा गया हमको, सादगी पर तेरे मरते हैं। पता ही नहीं चला 2.5 साल तक कि राहुल गांधी की क्या सोच है सावरकर पर, और सब शायर बने फिर रहे शिवसेना में। मिस्टर दुबे, देखिए ऐसा है अंजना जी कि आज लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़ा खेला की है। मैं नहीं समझ रहा हूं। बधाई दे दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए।
एक मिनट बता रहा हूं, 1-2 मिनट में विषय खत्म करूंगा। पहले शिंदे जी ने कहा कि सर महाविकास से निकल जाइए, हम लोग आ जाएंगे, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हम नाराज नहीं हैं। उद्धव जी ने कहा बिल्कुल आइए बैठकर बातचीत करते हैं, आप कहेंगे तो हम निकल जाएंगे। अरे भाई निकलना कौन कहे, बनना तो मुख्यमंत्री था और केवल मुख्यमंत्री नहीं बनना था, महाशक्ति की शक्ति लेकर शिवसेना को भीतर घात करना था, जो आज महाराष्ट्र की भी जनता देखकर हैरान है और देश की भी जनता देखकर हैरान है। लेकिन देखिए ये सब कलैया बहुत ज्यादा चलती नहीं है, ये खुल जाती हैं। संबित जी और सब आपकी शय पर हुआ है, ठीक है जवाब महात्मा बैठे हैं सामने, सब महात्मा लोग आपको महात्मा कह रहे हैं वो, ठीक है ठीक है, अब करने दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए अंजना जी, अब ये क्या कहेंगे, ये अच्छे व्यक्ति हैं, शिवसेना के स्पोक्स पर्सन, अब ये क्या कहेंगे? बेचारे आज बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं राहुल गांधी क्या कहते थे सावरकर जी के बारे में। अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अब इनको माफ कर देना चाहिए, ये ऐसे ही कहेंगे। वो कांग्रेस वालों का फ्रस्ट्रेशन का घड़ा भर चुका है, वो चिल्ला कर चिल्लाएंगे। देखिए ये लोग लूट खसोट मचाए हुए थे, सब बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, एक बात याद रखिए, अब हिंदुस्तान में ये पेज 3 सरकारें नहीं चल सकती है, ये सब पेज 3 सरकार वाले थे। कोई बैठ के सोशल मीडिया पे सरकार चला रहा है, तो कोई गाड़ी से यहां से वहां चला जाएगा तो बोलेगा वो देखो कितना बढ़िया, मैं तो अपने कार में गया फैमिली के साथ, इसकी फोटो ले लो। ये इस प्रकार से सरकार नहीं चलेगा, आपको सीरियसली यू हैव टू वर्क फॉर द पीपल, तभी सरकार चलेगा। लोग देख रहे थे। अंजना जी, मैं आज एक सवाल पूछता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटें मिली, उस समय शिवसेना हमारे साथ जुड़ करके 56 सीट लेकर आई, ये मैंडेट हमारा था कि नहीं अंजना जी? आज वही मैंडेट हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, हमने बहुत बड़ी उदारता वही खींच निकाली है क्या? यही तो मैं बार बार पूछ रही हूँ संबित जी, बदला लिया है क्या उद्धव ठाकरे से? मैं शपथ क्यों ली थी? बिल्कुल नहीं अंजना जी, मैं रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल नहीं, कोई बदला नहीं है अंजना जी, कोई बदला नहीं है। आ रही हो सुप्रिया जी? मैं जवाब देता हूं ना, अंजना जी, आप खींच की बात कर रहे हैं, आप पीड़ा पूछिए जिन लोगों को छोड़ना पड़ा ठाकरे जी को। और मैंने सुना है उनके एमएलए को, मैं तो जानता नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने टीवी पर आकर कहा कि हम कभी भी ठाकरे परिवार के विरोध में नहीं है, मगर ये जो आइडियोलॉजीज का कॉन्ट्रडिक्शन है, हिंदुत्व पालघर को लेकर, आपको क्या लगता है जो वास्तविक शिवसेना है, जो वास्तविक शिव सैनिक है, उनके दिल में क्या गुजर रहा होगा? बाला साहेब ने क्या कहा था? बाला साहेब ने कहा था कांग्रेस को जिस दिन छूने का मौका मिलेगा उस दिन मैं दुकान बंद कर दूंगा। ये तो दुकान बंद नहीं, दुकान चल करके दुकान के अंदर करप्शन की दुकान चल रही थी। तो बाला साहेब जी के मूल मंत्र को जीवित रखने का काम कुछ शिव सैनिकों ने किया है, जो आज बहुतायत तादाद में है। आज सरकार उनके साथ मिलकर, जो हमने कहा था 2019 में कि युति की सरकार है, आज युति की सरकार बनी है। और अंजना जी एक बात याद रखिए, आज सिद्ध हुआ है परिवार से नहीं विचारधारा से विचार चलता है। जरूरी नहीं है कि बाला साहेब के बेटे ही उस विचारधारा को चला पाए। शिंदे साहब ने प्रूफ किया कि हम उस विचारधारा को आगे ले जा सकते हैं जिस विचारधारा के लिए बाला साहेब ने अपना बलिदान दिया। ठीक है आनंद जी, एक छोटा सा रिस्पॉन्स सुप्रिया जी, इसके बाद आ रही पालघर साधुओं के बारे में अंजना जी, पालघर के साधुओं के बारे में बार बार बात होती है। घटना के तुरंत दूसरे दिन एसपी को छुट्टी पर भेज दिया, 800 लोगों का इंट्रोगेशन हुआ, 132 लोग अरेस्ट हुए, उन पर केसेस चल रहे हैं। देखिए सरकारें, अब उत्तर प्रदेश में नरेंद्र महाराज जी की हत्या हो गई थी या उनकी मौत हो गई थी, ऐसे तो हजारों मौतें लेकिन कोई भी पार्टी किसी परिवार के कैद में नहीं रह सकती ना। एकनाथ शिंदे भी बड़े नेता थे, आज संजय राउत कह रहे थे कि हम तो कह रहे थे उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइए। अरे भाई, 2.5 साल पहले उन्हीं को बना देते, 2.5 साल पहले उन्हीं को बनाने वाले थे हम, 2.5 साल पहले उन्हीं को बना रहे थे। तब बीजेपी ने उनका विरोध करके बोला नहीं हमें 5 साल पूरा रहना है। हमने कहा था 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी, 2.5 साल देवेंद्र जी, ये बात हो गई थी। आपसे गठबंधन किया, आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपके गठबंधन की मजबूरियों ने ही आज यहाँ पर उद्धव को पहुंचाया। क्या गलत कह रहे हैं ब्रिजमोहन जी? अंजना जी, ये बात बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे साहब ने पूरा आनंद लिया। सर शहरों के नाम नहीं बदलने दिए, अब एक दिन कैबिनेट की बैठक बुलाकर संकट के बीच में नाम बदले, ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को एकनाथ शिंदे साहब को लगता है कि गलत निर्णय हुआ तो उसको बदल दे, उसमें क्या बात है। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनने के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देते हुए
उनके दमकते चेहरे को देख के मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरे को बड़ा अफसोस भी हुआ जब बगल में मैंने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को देखा, बहुत उदास थे। खैर कोई बात नहीं, चलता है, उनका इंटरनल पार्टी का मामला है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कंफ्यूज पार्टी है। अगर ये फैसला इन्होंने 2.5 साल 31 महीने पहले ले लिया होता, शिवसेना की इस बात को मान लिया होता, तो क्या हो जाता? आज ये सारी बातें कहने का इनको मौका नहीं मिलता। तो बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें। मंत्री बनने की बात कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए जेपी नड्डा। सुप्रिया जी, आपका रिएक्शन इस पर? उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को, हालांकि उन्होंने कहा वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। मुझे लगता है ये उनके पार्टी का फैसला है, वो जो करना चाहें। लेकिन यहां पर मैंडेट की बात हो रही थी, तो भैया सुबह 5:30 बजे काहे अजीत पवार जी के साथ जाकर आपने लपक के शपथ ले ली थी? और दूसरी चीज, मुझे लगता है जिस बात के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, आप ही की संवाददाता मौसमी का मैं इंटरव्यू देख रही थी थोड़ी देर पहले, कृपा शंकर सिंह वगैरह लोग जब निकल रहे थे, आंतरिक विद्रोह बीजेपी में भी बहुत है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, कितने दिन ये सरकार चलती है, क्यों मुझको नाबूद कर लेगी। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, फडणवीस ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। जेपी नड्डा ने कहा है फडणवीस को सरकार में आना चाहिए, उप मुख्यमंत्री पद लेना चाहिए और एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में शामिल होना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने ये कहा है कि हम पद के लिए नहीं, विचार को आगे बढ़ाने के लिए है और फडणवीस को सरकार में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकारना चाहिए। इस पर एक रिएक्शन संबित पात्रा जी आपकी तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, क्या फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं लेंगे। अब बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली से कह रहे हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या चल रहा है सर? ये जब दिल्ली आए थे फडणवीस जी तब बात नहीं हो पाई थी क्या? देखिए, एक बात ये दर्शाता है जो आज माननीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने कहा, बड़े स्पष्ट भाव से कहा, ये व्यक्तिवाद का कोई लड़ाई नहीं है। दिस इज नॉट अ फाइट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ये महाराष्ट्र और विचार की लड़ाई है, महाराष्ट्र के लोगों की भलाई की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से आदरणीय नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के पद को संभालने के लिए निर्देशित किया गया है और बोला गया है पार्टी की तरफ से आदरणीय देवेंद्र जी को। आपने जो सवाल पूछा कि दिल्ली आए थे तो उन्हें बोला नहीं गया था क्या? देखिए, एक बात यह स्पष्ट होता है कि यह सब प्लान्ड नहीं था। एज द सिचुएशन इज डेवलपिंग निर्णय लिए जा रहे हैं। अगर ये सब पहले से प्लान होता तो पहले से ही डिसाइड होता कि ये सीएम बनेंगे, ये डिप्टी सीएम बनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाएगा। तो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर एक फूट पड़ा हुआ है। और देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है, नहीं ओ माय गॉड, सुनिए, दोनों तीनों गॉड जरा सुनिए, सुनिए आप मुस्कुरा रहे, सुनिए ये तीनों। अंजना जी मैं कंप्लीट कर लूं, एक सेकंड में जवाब लूंगी, तीनों से जवाब लूंगी। आ रही हूँ, सुप्रिया जी भी बोलना चाह रही हैं, आनंद जी भी। जरा ठीक है, अंजना जी जरा इनके अंगिमा भंगिमा को देखिए। तीनों आईसीयू में पड़े हुए हैं और बोल रहे हैं ये बाहर वाले को तो खांसी हो रही है, हा, इसका तो हाल बड़ा खराब होने वाला है।
आईसीयू में पड़े हुए हैं तीनों। एक तो कांग्रेस के पास पूरे देश में अब रह कुछ नहीं गया है, कुछ रह नहीं गया है, शिवसेना समाप्त है, एनसीपी की क्या हाल है, और ये आईसीयू में पड़े पड़े तीनों यार जो हैं, अमर अकबर और एंटोनी, ये देखिए जरा अमर अकबर एंटोनी को, ये तीनों आईसीयू में पड़े हम पे हंस रहे हैं। बताइए सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं पद नहीं, हमारे लिए पद जरूरी नहीं है, कुछ प्लान नहीं था पहले से, जेपी नड्डा ने अब ये फैसला लिया है। सुप्रिया जी, इसके बाद मैं आ रही हूं दुबे जी। नहीं, प्लान तो हजारों करोड़ का जो लोटस ऑपरेशन शुरू हुआ, प्लान तो जो ईडी को भेजा गया करने के लिए वही था, और ऐसे ही होगा। मैं बताता हूँ, आंतरिक कलर बीजेपी की दिख रही है। फडणवीस जी नाराज है, मुझे फिर लड्डू खिलाकर बिठा दिया गया। अब नड्डा जी को बोलना पड़ा, नहीं भैया बन जाओ, वो कह रहे मैं नहीं बनूंगा, लड्डू पहले ही खा लिया, तो लड्डू जरा थोड़ा प्रीमैच्योर खा लिया गया था, अब वो गल्ला चाह रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ ये संबित जी रुक जाइए, संबित जी, अब सुप्रिया जी बोलिए, मैं आऊंगी, मैं आपको मौका दूंगी। संबित जी मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं मौका दूंगी सुप्रिया जी। हाँ ठीक है, बोलिए सब्जी के बारे में। अंजना जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ और विरोध दर्ज करना चाहती हूँ, जब मैं पहले गोवलकर जी के बारे में बोल रही थी, मेरा ऑडियो क्यों बंद कर दिया था आज तक ने? वो इसलिए क्योंकि आप लगातार दूसरे के बारे में बीच में बोल रही थी। जब भी कोई दूसरा बोलेगा तो बीच में आवाज नीचे की जाती है। बिल्कुल गलत नहीं है सुप्रिया जी, बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे दर्शकों का टाइम सर्वोपरि है, एक साथ बोलना ठीक नहीं है। नहीं, इतना समझिए, उनकी भी आवाज नीचे करते हैं, समझिए, बीच में नहीं, टॉपिक पे समझिए कि वो लड़ रहे हैं सुप्रिया जी। नहीं, कवर फायरिंग की आवश्यकता नहीं है, ये कवर फायरिंग देने की जरूरत नहीं है, दूसरों का ऑडियो बंद करके कवर फायरिंग। नो मिस श्रीनेत, आप गलत है, संबित को संबल बनने दीजिए, श्रीनेत जी गलत है, दीजिए उनको, श्रीनेत जी लड़ने दीजिए उनको। श्रीनेत जी गलत है, फायरिंग देने की कोई जरूरत। श्रीनेत जी आप गलत बोल रही है, उनको कवर फायरिंग क्यों? मिस श्रीनेत आप गलत बोल रही है, कोई उनको कवर फायरिंग नहीं दे रहा है। आपसे कठोर सवाल मैं पूछ रही हूँ उनसे, लेकिन आप लगातार बोलेंगी दूसरे के बारे में तो ऐसा होगा। टॉपिक पर शो में उनका एक बार भी ऑडियो बंद नहीं किया, क्योंकि वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं। पूरे शो में उनका एक बार भी ऑडियो, क्योंकि वो आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं, वो बोलने पर चुप हो जाए। बात आप कर रही हैं, देखिए आप कैसे चिल्ला रही हैं, रिकॉर्डिंग देखिए अपने शो की, देखिए सुप्रिया जी आप कैसे चिल्ला रही हैं, देखिए सुप्रिया जी आप कैसे चिल्ला रही हैं, लगातार बीच में बोल रहे थे, देखिए आप कैसे चिल्ला रही हैं, बंद नहीं किया, देखिए आप कैसे चिल्ला रहे हैं, ये ठीक नहीं है सुप्रिया जी, बिल्कुल नहीं सुप्रिया जी। आपके बीच में सुप्रिया जी, उन्होंने एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला, जब बोला मैंने उनको चुप कहने को कहा और वो चुप हो गए, अभी भी उनका ऑडियो लगातार बोला। शो की रिकॉर्डिंग देखिए, बिल्कुल शो की रिकॉर्डिंग क्या, मुझे तो एक एक लम्हा अपने शो का याद रहता है सुप्रिया जी। प्रोड्यूसर से पूछिएगा। बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को, फडणवीस ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, जेपी नड्डा ने कहा है, वो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या इस पर चर्चा नहीं हुई थी जब दिल्ली आए थे, या फिर कुछ नाराजगी है देवेंद्र फडणवीस में, हम पद के लिए नहीं विचार को आगे बढ़ाने के लिए? सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कहा। श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं, और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं फडणवीस को मनाने में जुटी है बीजेपी। क्या फडणवीस नाराज हैं? क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में इस वक्त फडणवीस से साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फडणवीस ने जो ये ऐलान कर दिया है साहिल कि वो मंत्री पद नहीं लेंगे, जेपी नड्डा बाकायदा मीडिया में आके कह रहे हैं कि वो डेप्यूटी सीएम बने, यानी क्या मामला थोड़ा बिगड़ गया है? ऑल इज नॉट वेल साहिल। वेल, अचानक इस पे ट्विस्ट आ गया है जब जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने आकर मीडिया के सामने यह बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। इस वक्त हमने देवेंद्र फडणवीस की यहां पर पता करने की कोशिश की है तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के हाईकमान से सीधे बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात उभर कर अचानक जो ट्विस्ट आ गया है
कि जिस कारण की वजह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, देवेंद्र फडणवीस के लिए यह लॉस ऑफ फेस ना हो, इसीलिए बीजेपी हाईकमान अब बीच में आ गया है और उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि वो चाहते हैं, पार्टी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस अगर इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो यह सरकार मजबूत नहीं होगी और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। इस तरीके की बात अब पार्टी हाईकमान से उन्हें समझाई जा रही है। देवेंद्र फडणवीस इस बात को लेकर साफ कर चुके हैं अपनी बात कि वो इस सरकार का किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं बना रहना चाहते, लेकिन यह सरकार मजबूत रहे इसकी कोशिश देवेंद्र फडणवीस की तरफ से रहेगी। लेकिन अगर वो खुद इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे तो जो बीजेपी के मंत्री इस गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे, उनका नेतृत्व करने के लिए बीजेपी के पास फिलहाल महाराष्ट्र में दूसरा नेता नहीं है, यह उसका मतलब निकलता है। दूसरी तरफ इसका मतलब यह भी निकलता है कि जब यह प्रस्ताव लाया गया तब देवेंद्र फडणवीस इसके लिए तैयार नहीं थे कि वो उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब पार्टी की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। ठीक है, नाराजगी हो गई क्या संबित जी? देखिए अंजना जी, ये एक व्यवस्थित पार्टी, एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। यहां व्यक्ति से बड़ा विचार होता है और किसी की नाराजगी नहीं। बिल्कुल सही कहा आदरणीय नड्डा जी ने, अध्यक्ष बहुत बड़े दिन का परिचय सीएम बन जाए तो स्वाभाविक है। खुद कैसे ऐलान कोई व्यक्ति थोड़ी कर सकता है कि मैं डेप्यूटी सीएम बनूंगा। देखिए आप समझिए, जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐलान किया कि शिंदे जी सीएम बनेंगे, हमारे पार्टी की एक व्यवस्था है। पार्टी में कौन सीएम बनेगा, कौन डेप्यूटी सीएम बनेगा, आप पुरानी परंपराएं देख लीजिए। कभी भी कोई सीएम बनता है तो वो व्यक्ति खुद अनाउंस नहीं करता है। कभी भी कोई डेप्यूटी सीएम बनता है तो व्यक्ति खुद अनाउंस नहीं करता है। सर खबर आ रही है कि मनाना पड़ रहा है। फडणवीस क्यों काम करेंगे एकनाथ शिंदे के नीचे, आप बताइए। वो पहले ही शिवसेना के नंबर 2 हैं, उसमें उनके नीचे बीजेपी का नंबर 1 क्यों बात काम करेगा? अंजना जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। अंजना जी, आप एक बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं और आज हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी को समझती है। भारतीय जनता पार्टी में यह सिस्टम है ही नहीं कि हम उसके नीचे क्यों काम करेंगे, इसके नीचे क्यों काम करेंगे। किसी व्यक्ति के नीचे काम नहीं, महाराष्ट्र के नीचे काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र के नीचे काम करेंगे, महाराष्ट्र की जनता के आदेश पर काम करेंगे और पार्टी की व्यवस्था है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। और कभी भी कोई व्यक्ति जब डेप्यूटी सीएम और सीएम बनता है खुद अपनी अनाउंसमेंट नहीं करता है, पार्टी करती है। और आज माननीय नड्डा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ की है, बड़े दिल की तारीफ की है। और मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, ये केवल बीजेपी में हो सकता है। आप देख लीजिए, केवल बीजेपी। सुप्रिया जी इसका जवाब देंगे। सुप्रिया जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आंतरिक कलह को सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। बिल्कुल सही है, देखा है ना हमने आंतरिक कलह बीजेपी की। नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, पुनिया, शेखावत, वसुंधरा राजे जी, वहां पर पाटिल जी, रूपानी जी। और अब देखिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करूंगा और यहां से नड्डा जी ये नहीं कह रहे वो होंगे उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे उनको बनना चाहिए। मतलब कि दाल में कुछ गड़बड़ है, कलह है। अब रसोड़े में क्या था वो तो यही बताएंगे भाई, वो तो हम नहीं बताएंगे, ये इनका आंतरिक मामला है और हम किसी के आंतरिक मामले में इनकी तरह घुसकर इधर उधर की पैठ नहीं करते, ये अपनी बात करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ईडी की बनाई हुई ये सरकार, पैसे और गंदे पैसे के बनाई हुई दम पे ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता के साथ, बाला साहेब की विरासत के साथ धोखा है। ठीक, संबित जी, जो कल तक बड़े भाई थे महाराष्ट्र में, जो मैंने पहले आपसे सवाल किया था, बीजेपी के नंबर 1, बीजेपी बड़ा भाई, वो शिवसेना के नंबर 2 छोटे भाई के नीचे काम करेंगे। क्या यही बात अड़चन आ गई है और इसी वजह से मनाना पड़ रहा है? वरना सर क्यों बोलेंगे, बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली से बोलेंगे कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और वो कह रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। याद रखिए, बड़ा भाई छोटा भाई जहां तक है, महाराष्ट्र मां है, हिंदुस्तान मां है, तो दोनों बच्चे मां के लिए काम करेंगे। और देखिए एक बात, यहां पर कांग्रेस हमको सवाल पूछेगी, हम सवाल का जवाब देंगे, ये सब नहीं चल सकता है। क्यों? ये हम कैसे पार्टी चलाएंगे, किस प्रकार से पार्टी, नहीं क्यों जवाब देंगे, ये हम जनता को जवाब देंगे, कांग्रेसी को क्यों जवाब देंगे? ये ना 3 में ना 13 में, क्योंकि ऑपोजिशन है सर देश में है नहीं, विपक्ष है ये देश में। क्या है इनकी ऑपोजिशन? विपक्ष है, ऑपोजिशन में भी नहीं है। अरे काहे का ऑपोजिशन? ऑपोजिशन में तो अभी इनसे ज्यादा बड़े संख्या में एनसीपी है, ये काहे की ऑपोजिशन में है? एलओपी कौन है? अरे ये फिर से बीच में चिल्लाना शुरू हो गए।
ये फिर से बीच में चिल्लाना LOP शुरू कौन हो गया। है? फिर अभी संबित बोलिए जी? आपने माइक, आपने इनका साउंड कम कर दिया। नहीं, ये संबित जी, टॉपिक एलओपी पे तो प्लीज। इंग्लिश में है, मैं एलओपी ही बोल रहा हूं। एलओपी को अगर हिंदी में बोलिएगा तो लोप मतलब अंतर्ध्यान हो जाना। ये कांग्रेस पार्टी लोप होने के कगार पर खड़ी है, फिर भी चिल्ला कर अहंकार से। अच्छा, शिंदे जी को कैसे मनाइएगा ये बताइए। क्यों बनाया, उसको क्यों बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया, उसको क्यों डेप्यूटी सीएम बनाया? अरे पहले जाके कांग्रेस पार्टी को ड्रिप चढ़ाओ, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा खड़ा करने लायक बनाओ। अभी बोल रही थी कि संबित पात्रा को संबल बनाओ। राहुल गांधी कंबल ओढ़ के पड़ा है, संबल आप मुझे बनाएंगे, उनको संबल बनाइए पहले। छोड़ दीजिए हमारे लिए। फडणवीस जी को कैसे मनाइएगा संबित जी? अरे आपको ही छोड़ दिया है भैया, आपके ऊपर क्या छोड़ देंगे? हमने तो छोड़ ही दिया है उनको, तभी तो मैं बोल रहा हूं जवाब भी नहीं दूंगा कांग्रेस का। छोड़ दिया आपको, इतना परेशान मत होइए। फडणवीस जी को कैसे मनाइएगा? तो नेता भी बन के बात कर लिया करो प्रभु। सुप्रिया जी, हर जगह वही जोकरगिरी, वही कॉमेडी सेंट्रल, कब तक? फिर देखिए पर्सनल मत होइए प्लीज। पूरे सुप्रिया जी पर्सनल मत बनाइए। हिंदुस्तान में जोकर एक ही है, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट वही जोकर है। नहीं है अंजना जी, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट यही जोकर है। जिस मॉर्निंग को उठेगा उसी दिन कुछ मंगल होगा। कब उन्होंने जोकर मॉर्निंग को नाइट को उठेगा तो यही होगा कांग्रेस पार्टी की हालत। देखिए तू मैं